देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशन पढ़ा देंगे। क्वेश्चन तो आएगा तो वो तो बना लेंगे, खाली इक्वेशन ही डालना होगा। ठीक है, हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 बाई के होता है। के होता है रेट कांस्टेंट। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डो नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है टी हाफ लाइफ, काहे कि यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन तो इक्वेशन में है ही नहीं, कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो कहाँ से डिपेंड करेगा टी हाफ कंसंट्रेशन पर। और टी हाफ जो होता है इनिशियल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के का। ठीक है, टी 75% जो होगा 2ln2/k होगा, यानी कि 2t 50% होगा, यानी कि इसका 2 का मल्टीपल होगा t 75%। और t 99.9% 3t 90% का इक्वल होगा। 399% 2t 90% का भी इक्वल होगा। और t 99.9% जो होगा वो 10t 50% का इक्वल होगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कभी भी कंप्लीशन का तरफ नहीं जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन का तरफ नहीं जाता है, इसीलिए वो कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो रहा। देखिए t 99% भी 2t 90% का इक्वल है। और जैसे मतलब ये कंज्यूम हो जाता है पूरा, t कहाँ गया, टी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा कंज्यूम हो जाता है। टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरा कंज्यूम नहीं होता है, वो चलते जाते हैं, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। समझे। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर फाइनल कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिएगा तो कंप्लीट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल कंसंट्रेशन 0 हो जाता है ना। 0 इधर पर पुट करने से टी का वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी आ जाता है सॉल्व करके। और इधर पर अगर आप 0 पुट करिएगा तो टी का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा, टी का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आता है। इधर पर आ जाता है टी का वैल्यू इन्फिनिटी, इसीलिए इक्वेशन से भी हम लोग इक्वेशन भी बोलता है कि रेट जो है इन्फिनाइट टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में, तो इसका मतलब वो रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक। अब एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि ये एक तो कंडीशन है, एक तो कंडीशन है और इस कंडीशन के लिए ये इक्वेशन है, तो ऐसा कंडीशन दिखे तो ये इक्वेशन लगा के सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो ऐसा दे देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं रहेगा। देखिए एट टाइम t1 में रेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, रेट दिया हुआ है, नहीं, रेट R1 दिया हुआ और कंसंट्रेशन RT दिया हुआ, कंसंट्रेशन R1 दिया हुआ। देखिए एट टाइम t1 जो है कंसंट्रेशन दिया हुआ है t1 टाइम पर, और टाइम t2 पर भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, टाइम t1 पर एक कंसंट्रेशन और टाइम t2 में दूसरा R2 कंसंट्रेशन दिया। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे कि t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 2.303/k लॉग R1/R2। एकदम ऐसे ही याद रखना है, ऐसा नहीं कि R2 को ऊपर कर दिया R1 को नीचे, एकदम ऐसे ही याद रखना है और ये इक्वेशन लगाना है। ठीक है, और अगर एट डिफरेंट टाइम में, जैसे t1 में कंसंट्रेशन R1 दिया, t2 में कंसंट्रेशन R2 दिया, लेकिन ऐसे नहीं करके t1 में रेट R1 दे दे और t2 में रेट R2 दे दे, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 2.303/k लॉग R1 लॉग रेट 1/रेट 2, ऐसे करके पुट करना है वैल्यू। ठीक है, देखिए इधर पर एक ठो ये दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ, फ्लो चार्ट या कुछ भी बोल दीजिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इजीली, एक तो मेथड दिया हुआ है, सीख लेना है बस। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन R0 होता है, और जब टी हाफ होगा मतलब आधा कंसंट्रेशन घट जाएगा, टी हाफ में आधा कंसंट्रेशन घट जाता है तो R0/2 हो जाएगा। फिर हाफ होगा तो R0/2 फिर से होगा तो R0/4 हो जाएगा, उसको 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। फिर हाफ होगा, टी हाफ लाइफ होगा तो R0/8 हो जाएगा, और फिर हाफ लाइफ होगा तो ये हो जाएगा R0/16 हो जाएगा। ऐसे ही होते जाएगा, लेकिन कभी रिएक्शन ख़त्म नहीं होगा इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन बोलता है, ये बात इक्वेशन बोलता है, इसका तो मानना पड़ेगा, इक्वेशन कभी गलत नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर एक तो और ट्रिक दिया हुआ है कि
अगर जितना बार टी हाफ लाइफ हुआ है, मतलब n टाइम्स टी हाफ लाइफ हुआ है, तो r/2 का पावर n कर देंगे, यानी कि 5 बार टी हाफ लाइफ हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ था, कुछ 5 था, और 5 बार हाफ लाइफ हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को कंसंट्रेशन एट टाइम टी निकालना है। इनिशियल कंसंट्रेशन बता दिया, कंसंट्रेशन एट टाइम टी निकालना है, और 5 बार हाफ लाइफ हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बार हाफ लाइफ हुआ तो 5 टी हाफ हो जाएगा, और एन का जगह पर इधर पर हम लोग 5 पुट कर देंगे, तो r0/2 का पावर 5, तो कितना हो, r0/32 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अब इधर पर देखिए nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब कोई भी ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग को निकालना रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए रहेगा तो इधर पर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और ये वाला इक्वेशन को याद कर लेना है। ये वाला इक्वेशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। इधर पर n का जगह पर फर्स्ट 1 पुट करेंगे तो पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा, पूरा जो ऑर्डर है मतलब इक्वेशन है गलत हो जाएगा। तो 1/RT का कंसंट्रेशन n-1 का कंसंट्रेशन का पावर n-1 करके n-1 kT कर देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग को अगर टी हाफ कोई भी ऑर्डर का हम लोग को निकालना रहेगा, कोई भी ऑर्डर का, ठीक है, हम लोग को कोई भी ऑर्डर का अगर टी हाफ लाइफ निकालना रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके, तो हम लोग ये वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इधर पर लिखे ये वाला इक्वेशन टी हाफ इक्वल्स टू 1/k r0 का पावर n-1। n का जगह पर हम लोग ऑर्डर पुट करेंगे, जैसे सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो उससे 2 पुट करेंगे हम लोग, तो टी हाफ का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 करके 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा 1/k r0, यही हो जाएगा टी हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। और अगर हम लोग ज़ीरो ऑर्डर का निकालना चाहेंगे, नहीं इधर से नहीं करना है इसको, इधर से नहीं, टी हाफ अगर निकालना है कोई भी ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन से निकाल सकते हैं टी हाफ। इधर पर ऑर्डर पुट करना है और इधर पर हाफ, मतलब टी हाफ निकालने के लिए इधर पर कंसंट्रेशन वही का अकॉर्डिंग पुट करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे हम लोग मान सकते हैं 100, और फाइनल कंसंट्रेशन मान सकते हैं 50, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन को ले लीजिए आप r0 और फाइनल को ले लीजिए r0/2, तो ऐसे भी हम लोग टी हाफ भी निकाल सकते हैं, ऐसे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। r0/2 कर देने से, मतलब फाइनल को r0/2 कर देने से ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा आंसर, मतलब चांसेस ज़्यादा है आंसर सही आने का। और n का जगह पर हम लोग ऑर्डर पुट करेंगे, वैलिड है हर ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। और अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर हाफ लाइफ कोई 2 सैंपल का हाफ लाइफ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब उतना हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आधा रिएक्शन उतना टाइम में ख़त्म हो जाए, आधा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो आधा ही प्रोडक्ट बचेगा, आधा रिएक्टेंट ख़त्म हुआ तो आधा ही प्रोडक्ट बचेगा। तो आधा रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए इतना टाइम में, उस टाइम को बोला जाता है टी हाफ लाइफ। और अगर टी हाफ लाइफ 2 सैंपल का गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन भी दोनों सैंपल का गिवन है, तो अगर उसका ऑर्डर पूछा तो ये इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर देंगे, टी हाफ पहला सैंपल का बाई टी हाफ दूसरा सैंपल का, r0 इनिशियल कंसंट्रेशन दूसरा सैंपल का बाई r0 इनिशियल कंसंट्रेशन पहला सैंपल का, होल का पावर n-1। n यहाँ पर ऑर्डर देगा, n ही हम लोग को निकाल लेना है ऑर्डर अगर ऐसे करके पूछता है तो इस चैप्टर से सिर्फ सीखा सिखाया क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और अपने से इक्वेशन यूज़ करके भी वैसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वैसा थोड़ा आसान रहता है। मतलब बोलने का मतलब है कि टफ और ट्रिकी क्वेश्चन जो होता है ज़्यादातर सीखा सिखाया ही चैप्टर से आता है, और ये सब इक्वेशन का यूज़ करके तो हम लोग कर ही सकते हैं बाकी सब क्वेश्चन भी। और इधर पर क्या बता रहा है कि टेम्परेचर जो होता है के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ जब होता है, जब भी कोई सैंपल 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होता है तो उसका जो
रेट कांस्टेंट है के जो डबल हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला दिया के टी प्लस 10/kT इक्वल्स टू 2 3, ठीक है। आर्हेनस इक्वेशन यहाँ पर ऐसे, आर्हेनस इक्वेशन के इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी का। तो क्या हो रहा था ना, रेट कांस्टेंट हर 10 डिग्री सेल्सियस में डबल हो रहा था। और इस सब को देखते हुए क्या हुआ, आर्हेनस थ्योरी में क्या किया गया, के का एग्जैक्ट इक्वेशन लिख दिया गया। तो इसमें आप पुट कर सकते टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सब पुट करके के का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते। के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई ए का। इसको याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगर बाकी सब टर्म को कांस्टेंट कर दे और सिर्फ टेम्परेचर को वेरी करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ के को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं ना के से, और वही से इक्वेशन बना करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके K1/T1 इक्वल्स टू टेम्परेचर 1/टेम्परेचर 2 करके हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, सब चीज़ कांस्टेंट कर दे, खाली एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी करे रेट कांस्टेंट का साथ में, तो हम लोग इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। तो K1/K2 इक्वल्स टू EA2/EA1 करके हम लोग इससे भी मिला के कर सकते हैं आज़ाद। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है आर्हेनस थ्योरी से कंपेयर करने वाला, इसमें ऐसे ही टाइप का इक्वेशन दे देगा जिसमें K इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर का फॉर वैल्यू और ई ए का ऐसे करके, मतलब पावर देके उसका कर देगा। तो उससे कंपेयर करके हम लोग को ई ए का या फिर जिसका भी वैल्यू निकाल लेना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग के का वैल्यू यहाँ से जब हम लोग निकाल लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम लोग को के का वैल्यू यहाँ से निकाल करके और हम लोग इसमें का कोई टर्म है के का वैल्यू इसमें पुट करके फिर बाद में टी का वैल्यू निकालना पड़े तो हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे करके भी के का वैल्यू का ज़रूरत पड़ा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे और फिर उसको इसमें पुट करके हम लोग फर्दर टाइम निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जी। तो एफिशिएंसी का साथ यूज़ करना है सब चीज़, ठीक है। तो और भी फर्दर इक्वेशन है आर्हेनस थ्योरी का। अगर एल एन मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड एल एन ले लेंगे तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, ठीक है। अब ऐसा टर्म को हम लोग दो इक्वेशन के लिए लिखे, दो के लिए दो तो सैंपल के लिए लिखे और दोनों का फर्स्ट का सैंपल का रेट कांस्टेंट हो K1 और दूसरा का हो K2। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ करें, ऐसा दो को डिवाइड करने पर ऐसा शायद, ठीक है। log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 RT आर T1 माइनस T1/T1 माइनस 1/T2 ऐसे होगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना जो मैक्सिमम एनर्जी, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, देखिए ये है रिएक्टेंट का एनर्जी, ठीक है, और प्रोडक्ट का एनर्जी उससे कम है मान लेते हैं, मान लीजिए खाली। तो एक होता है ना मैक्सिमम एनर्जी, उसको अटेन करना पड़ेगा रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो जो मैक्सिमम एनर्जी अटेन करता है उसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ से रिएक्शन चालू होगा और उसका एनर्जी लूज़ करते करते प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहेगा मुझे। और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का भी इसका केस आता है, उसको अभी देखेंगे। और ठीक है, तो क्या होता है ना जब हम लोग इसमें कैटलिस्ट ऐड करेंगे ना तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, यानी कि हम लोग को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने का ज़रूरत नहीं है, अब कम एनर्जी से देने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट को ऐड करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी जो हम लोग को मिलेगा वही एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी बिफोर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, समझिए। अगर ऐसे करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट दे देता है और एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे भी दे देता है और बोलता है निकालने के लिए कुछ भी रेट कांस्टेंट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट या ऐसे कुछ भी बोलता है, तो ये वाला इक्वेशन दिमाग में रखना है और यूज़ कर देना है। log Kc/K1 इक्वल्स टू Ka माइनस EA माइनस EA ऑफ कैटलिस्ट बाई 2.303 RT
ये वाला इक्वेशन को यूज़ कर दीजिएगा, आ जाएगा। ये चाहे आप एक्टिवेशन रेट कांस्टेंट ऑफ कैटलिस्ट निकाले, चाहे आप रेट कांस्टेंट ऑफ निकाले बिफोर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, उसको K1 से डिनोट किया जाता है, या टेम्परेचर कुछ भी निकालना हो यहाँ से निकल जाएगा। इस पर सवाल देख लेना है, प्रीवियस ईयर कर लेना सीधा सीधी, बस इसको देख करके प्रीवियस ईयर पूरा कर लेना है, हो जाएगा। अभी देखिए इसको लर्न कर लेना है अच्छा से। इसको लर्न करने का हम बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए इसको याद करने का अभी हम ट्रिक बता रहे कैसे होगा। सबसे पहले एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में होता है हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि हीट गेन हो रहा है, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव होगा, समझे। हीट रिएक्टेंट में हीट एब्जॉर्ब होकर प्रोडक्ट बना रहा है, समझे। तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि डेल्टा H 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा वाला नंबर पॉजिटिव होता है इसीलिए। और फिर इसको हम लोग ब्रेक करके एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 होगा, फिर इसको इधर भेजेंगे तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगा। इधर पर हम लोग का आ जाता है इक्वेशन। अब हम लोग एक तो ग्राफ बनाएंगे, एक जिस ग्राफ ऐसे करके बना देंगे, और एक्स एक्सिस में हम लोग एनर्जी रखेंगे, और सॉरी वाई एक्सिस में एनर्जी रखेंगे, और एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट रखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया है कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट का एनर्जी से ज़्यादा है, तो हम लोग प्रोडक्ट को हायर एनर्जी में पुट करेंगे और रिएक्टेंट को लोअर एनर्जी में पुट कर देंगे। इस तरह से पुट कर देंगे और ऐसे बना देंगे। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, रिएक्टेंट को नीचे पुट किए थे, प्रोडक्ट को ऊपर, क्योंकि ऐसा बता रहा था प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट का एनर्जी से ज़्यादा है। तो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक ना एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, फिर उस एक्टिवेशन एनर्जी का बाद एनर्जी कम होते होते वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन, क्योंकि चूँकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा फॉरवर्ड के लिए होगा, ठीक है। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। और जो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड होता है, और अगर पीछे से अगर रिएक्शन करें यानी कि प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बनाना है तो हीट रिलीज़ होगा, ठीक है। हीट रिलीज़ होगा, इधर से इधर बनेगा तो हीट रिलीज़ होगा, तो उधर लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड कम है, तो इसको हम लोग देख करके, और जो दोनों का बीच का जो एनर्जी होगा हीट डेल्टा H से उसको डिनोट करेंगे, समझे। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन से बनेगा तो इतना हीट रिलीज़ कर देगा, और दोनों का बीच का जो एंथैल्पी होता है वो भी डेल्टा H होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड हम लोग को देख करके समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड जो है वो वाला एनर्जी जो है वो डेल्टा H प्लस EA बैकवर्ड का इक्वल है। तो वही हम लोग लिख देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अब हम लोग को याद हो गया ये वाला एनर्जी। अब देखिए एक और टर्म याद रखिए कि एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो अटेन हुआ है रिएक्शन में उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETS से उसको डिनोट किया जाता है, यानी कि वो एकदम 0 से लेकर के एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का एकदम हाईएस्ट पॉइंट तक वो रहेगा, ठीक है। तो याद हो गया, इतना अच्छा ट्रिक बताया। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड जो हो जाएगा डेल्टा H का मॉड प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड का इक्वल हो जाएगा एंडोथर्मिक का केस में। अब एक्सोथर्मिक का केस का हम लोग याद करेंगे। एक्सोथर्मिक का केस में क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है, यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद प्लस हीट, यानी हीट भी रिलीज़ करता है। तो यानी हीट लॉस होता है, यानी कि डेल्टा H नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब होता है डेल्टा H जो है लेस देन 0, नेगेटिव नंबर का होता है 0 से कम होता है, तो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको ब्रेक करेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है लेस देन 0 हो जाएगा, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इधर आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इधर आ जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है
उसको कम एनर्जी पर प्लॉट करेंगे, कम एनर्जी पर प्लॉट करेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी पर हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे करके तो इधर से इधर तक जो है जैसे उसमें था, इधर से इधर तक एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड लगेगा, और ये दोनों का बीच का जो ये रहेगा गैप जो रहेगा उसको डेल्टा एच हम लोग बोल देते हैं, और इधर से इधर तक का जो रहेगा एनर्जी उसको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं एक बार। इसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बोलेंगे, इधर से इधर तक को डेल्टा एच बोलेंगे, और इधर से इधर तक एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब हम लोग इसको देखिए कि हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच का मॉड प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ऐसे लिख सकते हैं। और इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ETH अगर लिखने का रहेगा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगा, फिर से बताते हैं। अगर ETH लिखना है हम लोग को तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक का केस में। एक्सोथर्मिक का केस में इतना कुछ होते होते यहाँ तक हम लोग पहुँचे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट होगा। इधर पर क्या होगा? इधर पर भी वैसे ही हम लोग कर लेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है, जब फॉरवर्ड है इधर से इधर तक, और ये रिएक्टेंट का एनर्जी, तो इधर पर भी ETH हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, समझे? ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है, दोनों केस में हम लोग का सेम रहेगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम लोग को याद हो गया सारा फॉर्मूला, पूरा अच्छा से याद हो गया। कॉलिजन थ्योरी देखिए क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जब होता है तो कोई भी जब रिएक्शन होता है तो जो मॉलिक्यूल होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है जितना भी, तो उसको आपस में कोलाइड होना पड़ता है, मतलब कोलाइड होगा तभी रिएक्शन हो पाएगा। तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज़ इफेक्टिव, मतलब सारा कोलिजन होता है, कोलिजन तो इतना सारा होता है लेकिन सिर्फ कुछ कोलिजन जो होता है जो इफेक्टिव होता है, सिर्फ कुछ ज़्यादा को मतलब कोलिजन होता है, बहुत सारा कोलिजन होता है, ढेर सारा, लेकिन उसमें से सिर्फ बहुत फ्रैक्शन नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है वही इफेक्टिव होता है रिएक्शन के लिए। इफेक्टिव कोलिजन कम होता है, मतलब ये बोलने का मतलब है। और वही कोलिजन इफेक्टिव होता है जिसका कोलिजन से इतना एनर्जी निकले जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बराबर हो, समझे? मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरत होता है वो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब यहाँ ये वाला टॉप का जो एनर्जी होता है ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जब बराबर हो जाता है उसका कोलिजन करते करते, तब रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाता है और रिएक्शन कंप्लीट होकर प्रोडक्ट बनाता है, समझे? तो यही बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। और भी कुछ, और जो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी कोलाइड करना पड़ता है, तब होता है प्रोडक्ट बनता है, तब रिएक्शन होता है। अब हम लोग को थ्योरी अच्छा से समझ में आ गई कोलिजन थ्योरी का। अब हम लोग उसका न्यूमेरिकल एक्सटेंशन देखेंगे, उसमें से कैसा कैसा फॉर्मूला निकला है, और न्यूमेरिकल अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो कैसा आता है। तो इसमें भी एक चीज़ सिखा देंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी अच्छे से समझ लेना है।
तो यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है जो रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो इक्वल होता है पी जेड ए बी और ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जैसे कि रिएक्शन हो करके दोनों रिएक्ट करके ए भी मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वहाँ पर रेट, इसका जो रेट होगा बनने का प्रोडक्ट तो उस इक्वल होगा इसका ई वाला इक्वेशन का इक्वेशन फॉलो होगा। तो पी जो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, मतलब प्रोबेबिलिटी इफेक्टिव कॉलिजन होने का जो प्रोबेबिलिटी है कि होगा नहीं होगा वही होता है यहाँ पर पी। ठीक है, जेड ए बी अगर प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा तो पी निकाल देना, क्या दिक्कत है। और जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है जेड ए बी कॉलिजन करने का फ्रीक्वेंसी होता है, किस फ्रीक्वेंसी से कोलाइड कर रहा है। और ई टू दी का एक्सपोनेंट ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ई ए बाई आर टी जो ये होता है माइनस ई ए बाई आर टी, ये इसको क्या बोला जाता है, ये चीज़ को ये क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शन को ई ए बाई आर टी इसको बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि ई क्या है ना, ई ए बाई आर टी अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में ई ए बाई आर टी का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू जो होता है ना एक्चुअल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है या रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी का बराबर होता है, समझे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो, बस। तो अगर बोल देगा फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम लोग ई ए बाई आर टी का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी गिवन रहेगा और टेम्परेचर गिवन रहेगा, तो हम लोग इधर पर ई ए बाई आर टी निकाल देंगे, समझे। यही इक्वेशन मिल करके ये सब टर्म मिल करके ये वाला इक्वेशन बनाता है रेट इक्वल्स टू पी जेड ए बी ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, इधर से भी बता दिया, इधर से भी एक क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आता है एक तरह का क्वेश्चन करने सिखा दिए। आप और भी मतलब ढेर सारा तरह का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन को यूज़ करके अगर सही से याद रहेगा तो आप रेट भी निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो जेड ए बी भी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितना एफिशिएंटली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं और कैसा कैसा वैल्यू आता है उसका अकॉर्डिंग आपको जो मन है आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, केमिकल काइनेटिक्स को केमिकल इक्विलिब्रियम का साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बस हो चुका है ख़त्म, और उसके बाद अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है और ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा के एफ इंटू ए और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा के बी इंटू बी का कंसनट्रेशन। नेट रेट हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, के एफ ए का कंसनट्रेशन माइनस के बी बी का कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। नेट रेट जो होगा ज़ीरो हो जाएगा। मतलब नेट रेट ज़ीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाता है ना इक्विलिब्रियम पर। तो दोनों नेट रेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी ऐसे हो जाएगा। और के एफ बाई के बी इक्वल टू रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कंसनट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर इक्वेशन हम लोग डिराइव कर दिए केमिकल काइनेटिक्स का, मतलब केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर से हम लोग तरीका उठा करके हम लोग बना दिए यहाँ पर। ठीक है, इधर पर देखिए फिर अब हम लोग एक और कंडीशन निकालेंगे। देखिए क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा के वन इंटू ए, यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है जो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, और वो इक्वल हो जाएगा प्लस डी बी बाई डी टी का। ठीक है, इसको हम लोग को पता है। और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या हो जाएगा के टू इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी जो इक्वल हो जाएगा माइनस डी बी। यहाँ से यहाँ जब प्रोसीड कर रहा है ना रिएक्शन तो इसका मतलब ई रिएक्टेंट हुआ ई प्रोडक्ट हुआ, जब ऐसे रिएक्शन जाता, और जब ऐसे रिएक्शन जा रहा है तो ई रिएक्टेंट है ई प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे होता है। और माइनस डी बी बाई डी टी हो जाएगा,
और इक्वल्स टू प्लस डी ए बाई टी टी का इक्वल हो जाएगा। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है हमको, जैसे है तो माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा और इक्वल्स टू नेट रेट का इक्वल हो जाएगा, नेट रेट का। ठीक है, नेट रेट का इक्वल मतलब K1 इंटू ए का कंसनट्रेशन माइनस K2 इंटू बी का कंसनट्रेशन, नेट रेट का। और उसी तरह से भी रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी इक्वल प्लस डी बी बाई डी टी का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अपियरेंस ऑफ बी हो जाएगा डी बी बाई डी टी, और वो जो इक्वल हो जाएगा K1 ए माइनस K2 बी, नेट रेट का इक्वल हो जाएगा। अब जाते जाते एक और चीज़ सीख लेते हैं। रेट का बराबर होता है इक्वल्स टू के आर का रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन का पावर एन, वही एन जो होता है ऑर्डर होता है। फैक्टर क्या होता है, रेट ऑफ गैस, मतलब गैस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज़्यादा होता है लिक्विड का कंपेयर में, और लिक्विड का ज़्यादा होता है सॉलिड का कंपेयर में। के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी होता है। आर्हेनस थ्योरी में भी हम लोग यही पढ़े थे, जो कि ये वाला मेन इक्वेशन से डराइव किए थे एन एन वगैरह डाल वाल के। तो एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, के जो होता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। कैटलिस्ट इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी चेंजेस इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कैटलिस्ट जो होता है अगर इक्विलिब्रियम में आप डालिएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जितना घटाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी को वो घटा देगा। ठीक है, तो अब ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया, और समझ में आ गया है तो अपने से एक बार रिवाइज कीजिए। कितना पेज का, ज़्यादा थोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10.5 पेज का। तो एक बार अपने से रिवाइज कीजिए और दिमाग चलाइए और प्रीवियस ईयर देखिए और अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नीट में जब आएगा तो।